नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 15 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, CPOSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज लाइक UPPCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स सेगमेंट में। पहली खबर है, नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्चेज MIS मॉड्यूल। दोस्तों, राष्ट्रीय बांस मिशन ने प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसे MIS कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, which will be a platform for all information related to incense stick production, यानी किससे, अगरबत्ती उत्पादन से जुड़ी सभी सूचनाओं का एक मंच होगा। और यह राष्ट्रीय बांस मिशन ने यह लॉन्च किया है, किसका, प्रबंधन सूचना प्रणाली का, जिसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। और इंफॉर्मेशन अबाउट अगरबत्ती प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी अवेलेबल ऑन दिस, यानी इस पर अगरबत्ती उत्पादन इकाइयों के बारे में आपको पूरी सूचना उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की सूचना, यह सब जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए मिलेगी। तो इसमें along with this information on availability of raw material for making incense sticks, functioning of units, production capacity, marketing and etc. will also be available, यानी सभी प्रकार की जानकारी आपको यहां से मिलेगी। एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में बांस का सबसे अधिक उत्पादन आसाम करता है। इस तरह से विश्व में सबसे बड़ा बांस का उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। दूसरे स्थान पर हमारा भारत है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इस मॉड्यूल की हेल्प से अगरबत्ती क्षेत्र को उद्योगों से कनेक्ट किया जा सकेगा। इससे उत्पादन इकाइयों से निर्बाध खरीद की व्यवस्था बनेगी। यानी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल द अगरबत्ती सेक्टर कैन बी कनेक्टेड टू इंडस्ट्री, and this will create a system of uninterrupted procurement from production units and the situation of lack of information will be improved, यानी जानकारी के अभाव की स्थिति जो होती थी, अब उसमें हम लोगों को सुधार मिलेगा। All the state associated with the National Bamboo Mission are in the process of documenting the agarbatti production unit to support this unit under the vocal for local, make for the world, यानी ये सब आपने सुना होगा, वोकल फॉर लोकल, मेक फॉर द वर्ल्ड अभियानों के तहत इन इकाइयों को मदद देने के तौर तरीके का आकलन हो सकेगा। और वो किसके जरिए? राष्ट्रीय बांस मिशन के जरिए। दोस्तों, राष्ट्रीय बांस मिशन लॉन्च किया गया था 2018 एंड 19 में। एट प्रेजेंट यह 21 स्टेट में यह लागू किया गया है, इम्प्लीमेंटेड है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन मई 2021 तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिजाइन एंड ऑक्सीजन पार्क विथ इंश्योरेंस, यानी इसको कहेंगे बीमा बैम्बो, याद रखना, इसको इंश्योरेंस नहीं लिखेगा, बीमा बैम्बो एट इट्स कैंपस इन कोयम्बटूर। दोस्तों, यहां पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने कोयम्बटूर में अपने परिसर में बीमा बैम्बू का साथ ऑक्सीजन पार्क डिजाइन किया। इसको बीमा BIMA कर लीजिएगा प्लीज। तो बीमा बैम्बू इज ए क्लोन सेलेक्टेड फ्रॉम बैम्बूशा बाल्कुआ, याद रखना, से चयनित एक यह क्लोन है। और यह एक उच्च बायोमास उपज देने वाली बांस की स्पीसीज है। साथ ही यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले बांसों के मतलब पौधों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन में यह 1 फुट तक लंबा हो सकता है। इसको सॉरी, यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा। बीमा बैम्बो इज द बेस्ट कार्बन सिंक टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों, यह जो नई प्रजाति है बीमा बैम्बू की, यह कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि इट इज हेल्प टू एनवायरमेंट, यानी यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण है बांस हम लोगों के लिए।
अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडिया टू गेट 4 राफेल फाइटर जेट 4 प्लेन टू रीच अंबाला फ्रॉम मैरिग्नैक ब्रोडेक्स एयरबेस। दोस्तों बोर्डो जो है फ्रांस में शहर भी है और एयरबेस भी है, और इस तरह से बोर्डो एयरबेस से अंबाला पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना की जो पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में 101 फाल्कन्स ऑफ चंब स्क्वाड्रन को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा, इसके लिए तैयार है। और संभावना है कि फ्रांस 2022 तक पहले ही, यानी अप्रैल 2022 के पहले ही सभी 36 लड़ाकू विमानों को भारत को सौंप देगा। क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल डील हुई थी दोस्तों, वह कितने विमानों की है? 36 विमानों की है, यह ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मई के अंत तक भारतीय वायुसेना के पास 24 राफेल लड़ाकू जेट विमान होंगे। अन्य 7 को फ्रांस में ही रखा जाएगा प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और 2 स्क्वाड्रन के पूरा होने से पहले केवल 5 और सौंपे जाएंगे। The last 5 aircraft may be delivered to India in the second half of 2021, as Egypt has also ordered to 30 Rafale fighter jets। दोस्तों भारत के अलावा मिस्र भी एक ऐसा देश है जो फ्रांस से 30 राफेल विमानों की डील किया हुआ है। तो इसलिए जो है इस तरह से मिस्र को भी दे रहा है, भारत को भी दे रहा है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे भारत की रक्षा पंक्ति और मजबूत हो जाएगी। खासकर हाशीमारा जो एयरबेस है, सेकेंड स्क्वाड्रन होगा, इसको और अच्छे से एक्टिवेट किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, पूछ लेगा हाशीमारा किस राज्य में है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स। अब यहीं पर आपसे प्रश्न आ जाएगा, ब्रिक्स क्या है? यहां पर देख रहे हैं ना, BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ब्राजील, रूस और इंडिया, यानी ध्यान रखेंगे इसमें इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है 2011 में, 2010 में इसको जोड़ने की बात की गई थी, 11 से यह भाग लेने लगा था। किसमें? ब्रिक में। तो यह फिर ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स देशों की पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह यानी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसे EWG कहेंगे, की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, और जिसकी अध्यक्षता किसने की? हमारे देश ने, इंडिया ने। So the meeting of the employment working group is chaired by the Secretary, Ministry of Labor and Employment, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव द्वारा की गई। भारत ने इसी साल ब्रिक्स का अध्यक्ष पद भी संभाला है। दोस्तों इस बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी सोशल सिक्योरिटी, श्रम बाजारों के निर्माण, श्रम शक्ति में महिलाओं की उपस्थिति, श्रम बाजार में कार्यशील घंटे, इन सारे मुद्दों पर डिस्कस किया गया है। यानी टू प्रमोट सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज एंड वर्किंग और इन द लेबर मार्केट, इन सब पे बात की गई। और दोस्तों यह बहुत ही अच्छी पहल है, और एक गिग इकोनॉमी, जो जैसे याद रखना पार्ट टाइम जॉब जो करके जॉब थी, इन सब पर डिस्कस हुआ। कोरोना नामक इस महामारी पर कैसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, उस पर भी डिस्कस किया गया। कैसे अपने देश ब्रिक्स देशों को रोजगार मुहैया कराए, इन सब पर डिस्कशन हुआ। दोस्तों द आइडिया ऑफ ब्रिक्स, यानी पहले ब्रिक था, तो ब्रिक्स जो है कंट्री वाज फर्स्ट कंसीडर इन 2001 बाय गोल्डमैन सैक, यानी इकोनॉमिस्ट जेम ओ नील ने जो है पहली बार, यानी गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री जेम ओ नील ने अपने शोध पत्र बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स में किया था जिक्र। याद रखिएगा ब्रिक्स देशों का जिक्र या विचार। और पहले ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2009 में रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। और दोस्तों ब्रिक की औपचारिक स्थापना
2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में उसी समय G8 का शिखर सम्मेलन हो रहा था। उसी के बाद ही इसकी औपचारिक स्थापना हुई थी। और दोस्तों 2011 में चीन के सान्या में आयोजित ब्रिक के तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ और उसके बाद BRICS हो गया, ब्रिक्स। अब दोस्तों ब्रिक्स बैंक भी है जिसका मुख्यालय चाइना में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी गेव इंफॉर्मेशन थ्रू डाटा। दोस्तों आज भी यानी सेकेंड लहर यानी सेकेंड वेव ने पूरे इंडिया को तहस नहस करके रखा है, खासकर इस कोरोना की सेकेंड वेव ने। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी इंडिया सबसे सेफेस्ट देश के रूप में जाना जा रहा है। यानी अभी भी दुनिया के कई देशों की तुलना में यह बेहतर प्लेस है, क्योंकि लगभग 3 लाख से यानी 3.5 लाख से ज्यादा पिछले 1 मई के बाद से अगर देखा जाए तो 4 लाख से अधिक आंकड़े को पार कर गया। इसके बावजूद भी आज भी उन देशों की तुलना में भारत बेहतर जगह है। तो अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने दुनिया के तमाम देशों के डेटा का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि भारत अभी भी सुरक्षित देशों में से एक है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों की तुलना में अभी भारत ज्यादा सुरक्षित है। दोस्तों जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी हैज रिलीज मोर्टेलिटी रेट्स बेस्ड ऑन टोटल इन्फेक्टिव्स एंड मोर्टेलिटी रेट्स पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। यानी जॉन हॉपकिंस ने मृत्यु दर और प्रति 1 लाख की जनसंख्या के आधार पर मृत्यु दर आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया है कि बेल्जियम में प्रति 1 लाख की जनसंख्या के आधार पर 214 डेथ हो रही है, इटली में 204 है, ब्रिटेन में 191 है, अमेरिका में 177 है, वहीं हमारे भारत का आंकड़ा 18.01 है। फ्रांस में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर मौत का आंकड़ा 159 है, स्वीडन में 138 है, स्विट्जरलैंड में 125 है। तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने 20 देशों की लिस्ट जारी की है। हालांकि भारत कुल संक्रमितों के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है 1.08 समथिंग है और इसका रिकवरी रेट 83% है। तो इसलिए भारत अभी भी सुरक्षित स्थान माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में, यानी व्यक्तित्व की बात करेंगे तो यह पेम्पा सेरिंग साहब हैं, बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ तिब्बतन एक्साइल गवर्नमेंट। यानी निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री मिल गया है। इनका नाम है पेम्पा सेरिंग। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त बांगडू शेरिंग ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री पद के लिए पेम्पा सेरिंग ने 3 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की है। दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए पेम्पा सेरिंग व केलसंग दोरजे के बीच मुकाबला था। पेम्पा सेरिंग को कुल 3,43,324 वोट मिले, जबकि केलसंग दोरजे को 28,907 वोट मिले। दोस्तों पेम्पा सेरिंग निर्वासित तिब्बत संसद के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। वह अमेरिका में बौद्ध धर्म यानी धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। वह निर्वासित तिब्बत सरकार के स्पीकर भी रह चुके हैं। केलसंग दोरजे निर्वासित तिब्बत सरकार में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। उनको प्रधानमंत्री लोपसंग सांगे का खास माना जाता था, लेकिन वो हार चुके हैं। और दोस्तों इसमें जो है याद रखेंगे कि इसमें 2 चरण में, पहले चरण में बहुत ही कम मतों से इनको पराजित किए थे, इसलिए काफी टफ था ये इलेक्शन। उसके बाद दूसरे चरण में उन्होंने इनको हराया। शुरू में 4 प्रत्याशी थे, लेकिन पहले चरण में ही 2 प्रत्याशी हट गए क्योंकि उनको बहुत कम वोट मिले थे। फिर लास्ट में यही दोनों प्रत्याशी थे जिसमें जीत पेम्पा सेरिंग की हुई। और दोस्तों नए प्रधानमंत्री के लिए कई देशों में मतदान किया जाता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, इन सारे देशों में भारत के साथ साथ। तो इस तरह से यहाँ पर यह
महत्वपूर्ण हो जाता है। 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया और चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहां 14वें दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तो तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। तो कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीन शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। हालांकि विद्रोहियों में इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वह बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस गए हैं। इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया और दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए थे और यह साल 1959 का था। एक तरह से देखा जाए तो इसी साल ही भारत और चीन के बीच युद्ध का बीजारोपण हो चुका था। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा। तब चीन में माओ से तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया और दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वह निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह से यह अभी तिब्बत का, इसीलिए इसको निर्वासित सरकार कहा जाता है और इस पर कब्जा चीन का ही है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन नीरा टंडन। ये काफी चर्चा में रहती हैं। अपॉइंटेड व्हाइट हाउस सीनियर एडवाइजर। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को अपनी टीम में अहम जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें सीनियर जो है एडवाइजर नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस का। इससे पहले भी उन्हें बाइडेन की ओर से प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन विरोध के बीच मार्च में ही उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो ये नाम याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। ई व्हीकल स्टार्टअप सिंपल एनर्जी विल लॉन्च इट्स फर्स्ट ई स्कूटर ऑन अगस्त 15। बेंगलुरु आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्टार्टअप है सिंपल एनर्जी ने 15 अगस्त को अपना पहला ई स्कूटर लॉन्च करेगी। सिंपल एनर्जी ने कहा है कि ई स्कूटर पहले चरण में बेंगलुरु में बेचा जाएगा, बाद में चेन्नई और हैदराबाद में भी इसकी बिक्री की जाएगी। वाहन की कीमत 1,10,000 से 1,20,000 रुपए के बीच रखी गई है और इसमें कहा गया है कंपनी को आगे दूसरे शहरों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना है। तो बेंगलुरु के कंपनी विनिर्माण संयंत्र के अलावा उसकी अनुसंधान एवं विकास इकाई भी है बेंगलुरु में ही, ये ध्यान रखना। और ये जो मार्क 2 में कंपनी 4.8 किलोवाट की क्षमता का बैटरी पैक इस्तेमाल कर रही है और यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 240 किलोमीटर तक ड्राइविंग रेंज प्रदान करेगा और यह स्कूटर महज 3.6 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बीते साल नवंबर महीने में मार्क 1 के प्रोटोटाइप ने 230 किलोमीटर का ड्राइविंग रेंज दिया था। इसमें भी कंपनी ने 4 किलोवाट आवर की बैटरी का प्रयोग किया था। इस बार थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। नडाल बीट्स ज्वेरेव इन रोम। तो नडाल ने अपना बदला ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैड्रिड ओपन में नडाल को ज्वेरेव ने हराया था। ज्वेरेव ने मैड्रिड ओपन जीता भी था। तो राफेल नडाल ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं, के खिलाफ हार का सिलसिला तोड़ते हुए उन्हें इटालियन ओपन टेनिस क्वार्टर फाइनल में 6-3, 6-4 से हरा दिया है। ज्वेरेव ने एक सप्ताह पहले ही नडाल को मैड्रिड ओपन में सीधे सेटों में हराया था। अब राफेल नडाल का सामना अमेरिका के रीली ओपेल्का से होगा, जिसने अर्जेंटीना के क्वालिफायर फेडरिको डेलबोनिस को हराकर पहली बार मास्टर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो दोस्तों महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त एस्ले बाल्टी को कोको गा के खिलाफ मैच में आगे रहने के बावजूद दाहिने हाथ में चोट के कारण हटना पड़ा था। तो इस तरह से गा का सामना सेमीफाइनल में फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक या 2 बार की रोम चैंपियन एलिना स्वेतिलाना से होगा। तो इस तरह से 2019 की चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कोवा ने 2017 फ्रेंच ओपन चैंपियन येलेना ओस्टेपेंका को हराया। तो अब उनका सामना पेट्रा मार्टिस से होगा। तो इस तरह से अभी क्वार्टर फाइनल चल रहा है, इसके बाद सेमीफाइनल फिर फाइनल। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। लास्ट वाला फाइनल हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है
इंपॉर्टेंट डेज। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, आज विश्व परिवार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। परिवार की महत्ता तब समझ में आती है जब कोई भी कार्य पड़ता है या कोई ऐसी समस्या आती है, तो ऐसे में परिवार आपके साथ खड़ा रहता है। आज परिवार न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, एकाकी जीवन होता जा रहा है। लोग जो है अपना परिवार छोड़ करके रोजगार की तलाश में प्रवास कर रहे हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं। धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से परिवार टूट रहे हैं और इस तरह से एकल परिवार और संयुक्त परिवार की जो परिभाषा थी वह पूरी तरह से अब एकल परिवार में परिवर्तित हो जा रही है। संयुक्त परिवार धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। तो उसी की अहमियत को ध्यान में रखते हुए हर साल 15 मई को परिवार की अहमियत को बताने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य ही है कि युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना और परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए 1993 में यूएन जनरल असेंबली ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से इसे हर साल 15 मई को मनाने की घोषणा की गई और हर साल मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस हर साल का एक खास थीम होता है। जैसे इस बार कोरोना को देखते हुए इस बार परिवार और नई प्रौद्योगिकियां, यानी इस बार न्यू टेक्नोलॉजी, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनेशनल फैमिली डे 2021, ये भी पूछ लेता है इसका थीम क्या था। 2020 में जैसे विकास में परिवार, कोपेनहेगन और बीजिंग +25। इसी तरह 2019 में था फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन SDG 13। इसी तरह से 2018 में था परिवार और समावेशी समाज। तो इस तरह से कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। तो दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे स्टेट सर्विसेज हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, हर जगह पूछा जा चुका है। तो इस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9th शेड्यूल, यानी ऐसे मामले जिस पे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी दोस्तों उस समय 14 से 18 मामलों को इसमें डाल दिया गया। अब लेकिन राजनीतिज्ञ और अपने स्वयं के हितों को देखते हुए लोगों ने इस अनुसूची का बड़ा दुरुपयोग किया। वर्तमान में इसमें 285 मामलों को डाल दिया गया। इस तरह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा। अब वो लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसके पास जाएं? जैसे तमिलनाडु सरकार ने 69% आरक्षण दे दिया। तो इस तरह से 1973 में, याद रखिएगा, 1973 के बाद यानी 2007 की बात है, चीफ जस्टिस सबरवाल साहब ने एक निर्णय दिया कि अप्रैल 1973 के बाद के जो मामले हैं वह जो है उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। 73 के पहले के मामले जो हैं, 73 के पहले के मामले जो हैं, जो केसेस हैं, उनको तो जो है कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन 1973 के बाद के मामले जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उसको फिर से रिव्यू किया जा सकता है। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। इस तरह 7वां संविधान संशोधन क्या है? इसमें 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाया गया था। यानी पहले क्या था? रियासतों का विलय किया सरदार पटेल साहब ने। फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड श्रेणियों में राज्यों को बांट दिया गया। अब राज्यों को बांट दिया गया तो फिर से जो है भाषाई आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। उसी के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता फजल अली साहब कर रहे थे। HN कुंजरू और KM पनिकर 2 सदस्य भी थे। फिर उसके बाद जो है 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। फिर उसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1956 में इन ग्रेडिंग सिस्टम को समाप्त कर 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी स्टेट में बदल दिया गया। दोस्तों, 21वां संविधान संशोधन 8th शेड्यूल में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जब संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज ओनली 14 लैंग्वेज थी।
इसमें एक जोड़ी गई कौन सी, सिंधी लैंग्वेज इन 1967। तो अब कितनी हो गई, 15। वर्तमान में कितनी है, 22 लैंग्वेज है। फिर उसके बाद 15 में 3 जोड़ी गई। आगे अभी चर्चा करूंगा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो यह 71वें संविधान संशोधन के तहत, तो आगे चर्चा का मीन्स क्या है कि इसको हम दूसरे 2 पार्ट में बांट लिए हैं। एक पार्ट आज बताएंगे, एक पार्ट कल बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपके परीक्षाओं में अक्सर आते रहते हैं, इसलिए इनको हमने लिया है। तो यह 7वीं अनुसूची, सॉरी 8वीं अनुसूची में इसे सिंधी भाषा को डाला गया। फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और फिर 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2003-4 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, DBMS याद रखना, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो इस तरह से वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1975। 35वां भी याद रखना, 35वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही सिक्किम को संघीय राज्य का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम दोस्तों। और 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान यानी मूल कर्तव्य अलग से संविधान के भाग 4 का में इसे जोड़ा गया। यानी भाग 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में क्या है, जो है नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और 4A में क्या, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया। यानी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति के आधार पर, यानी बाय द अप्रूवल ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी, और ये कहां से लिया गया है, सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। फिर जो है याद रखिएगा, उम्र लोकसभा में जो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। बहुत सारे प्रावधान हमारे जो प्रस्तावना था प्रियम्बल में, कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो बहुत सारे संशोधन किए गए थे। और दोस्तों 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में संपत्ति के अधिकार को, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी आर्टिकल 31A से 301 में डाल दिया गया। अब वह एक विधिक अधिकार है। और 52nd और दोस्तों इसी में ही याद रखना 6 वर्ष से फिर 5 वर्ष कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत ही। और 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यानी दल बदल विरोधक कानून, आया राम गया राम। लोग क्या होता था, पार्टी जीतते थे दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब, 10वीं अनुसूची में। तो इस तरह से अगर आप पार्टी में जीत कर आए हैं, तो अगर आप पार्टी छोड़ रहे हैं तो 1/3 मेंबर लेकर निकलेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट लीडर होकर के चुनाव जीते हैं तो 5 वर्ष तक इंडिपेंडेंट ही आप विधायक या सांसद रहेंगे। अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर से आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसी तरह से 56वें संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा जो है राज्य की श्रेणी का दर्जा दिया गया। इस तरह से भारत का 25वां राज्य बना था गोवा। तो इस तरह से आज हमने 56 तक लिया। उसके आगे के भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कल कराएंगे। यह अक्सर आप लोगों की परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर लगातार आप लोग दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं अनामिका सिंह, गोलू पासवान, दिलीप कुमार, अनुराग उपाध्याय, मधु आशुतोष, अजय सिंह, अनु धामा, अंकिता राठौर, सूरज उपाध्याय, पूर्णिमा जायसवाल। इन्होंने एक प्रश्न भी पूछा है, लॉ की टेक्निक क्या होती है। जैसे इसमें इस टेक्निक में क्या है कि पढ़ाने का तरीका, यानी एक अच्छी तरीके से, जैसे आप मान लीजिए कि पहाड़ पर्वत पढ़ा रहे हैं तो उसको इमेजिनेशन करना, तो इससे बच्चे को याद हो जाता है। तो इसको लॉ की टेक्निक कहा जाता है। ध्यान रखेंगी पूर्णिमा जी। अनुपम मौर्य, निधि राठौर, शिवानी बागसी, इतने लोगों ने उत्तर और कमेंट दोनों किए हैं। तो इस तरह से आज आप लोग सामने पहला प्रश्न है, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू इन इंडिया। यानी भारत में कौन सा राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बांस मिशन कब शुरू किया गया था।
2016-7, 2018-19, 2020-21, 2014 and 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिक कॉन्फ्रेंस ऑन 16 जून 2009? येकाटेरिनबर्ग, मॉस्को, ट्यूमेन, सरगुट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एक्साइल्ड तिब्बतन गवर्नमेंट? यानी निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? पेम्पा सेरिंग, केल्सुंग दोरजे, टैन गुआनसानो या झांग गुआहुओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइजर टू द व्हाइट हाउस? माया टंडन, नीरा टंडन, जेन साकी, सिसिलिया राउज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेंगलुरु बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप विल लॉन्च इट्स फर्स्ट ई स्कूटर ऑन अगस्त 15? बेंगलुरु स्थित कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप 15 अगस्त को अपना पहला ई स्कूटर लॉन्च करेगा? साइन एनर्जी, सन सिस्टम्स, सिंपल एनर्जी, रोड एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्जेंडर ज्वेरेव इज ए टेनिस प्लेयर ऑफ विच कंट्री? कहाँ के हैं? स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, जिन्हें अभी राफेल नडाल ने हरा दिया है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनको हराया था और मैड्रिड ओपन जीता था. अब बढ़ते हैं दोस्तों. व्हेन इज द इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेटेड? 13th में, 14th, 15 एंड 16. एंड 9th क्वेश्चन है विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज कॉल्ड ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 44, 42nd, 51, 52. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द एज ऑफ द वोटर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21st ईयर टू 18 ईयर, यानी 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था. तब दोस्तों प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, तो वह 52nd था, 61 था, 71 था या 91, और इन सारे के बारे में बताना है, ये ध्यान रखना दोस्तों. तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के आंसर दीजिएगा. आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू दोस्तों.